दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं लिखी होती, कामयाबी माथे के पसीने पर होती है। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत कम उम्र में एमपीटी मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स किया और आज उन्होंने ग्वालियर शहर में अपना नाम भी रोशन किया। आज ग्वालियर में ग्वालियर वासी के साथ साथ दूर दूर से लोग फिजियोथेरेपी कराने इनके पास आते हैं। इन्होंने गिरे हुए लोगों को उठाया है और उठे हुए लोगों को दौड़ाया है। आज फिजियोथेरेपी में इन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में शामिल कर लिया है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही युवा डॉक्टर से जिनका नाम है तुषार घोड़के, जो कि फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं। तुषार जी, सबसे पहले दूरदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। तुषार जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी ये क्या है और इसका जन्म, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, फिजियोथेरेपी या हम इसको अपने सामान्य भाषा में भौतिक चिकित्सा भी कह सकते हैं। भौतिक चिकित्सा की जो शुरुआत है वो बहुत ही पुराने समय से शुरू हो चुकी थी। इनके 3 एरा में जो डिवीज़न हुए हैं, पहला हम समझते हैं एंशिएंट एरा। तो एंशिएंट एरा में एक बहुत प्रचलित कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा नाम की एक वृद्ध महिला को, जिसे थोड़ा सा कुंवर था, उन्हें उनके अंगूठे पे अंगूठा रखकर और थोड़ा चिन्ह पर फोर्स करके उसे सीधा कर दिया था। तो ऐसा हम मानते हैं कि हमारे आराध्य जो है भगवान श्री कृष्ण हैं और पहले फिजियोथेरेपिस्ट इस विश्व के भगवान श्री कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा एरा हम समझते हैं जो मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें आपने शायद रोम के जो ग्लैडिएटर्स का नाम सुना होगा। ग्लैडिएटर एक एरेना में एक खेल खेला करते थे जिसमें काफ़ी चोटिल होना और इस तरह की काफ़ी विकार जो इंजरीज उस टाइम पर हुआ करती थी। तो वहाँ पर सॉर्ट ऑफ मसाजेस कुछ लेप के फॉर्म में और इस तरह से उनको हील करके, मतलब बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म एनहांस करके उन्हें दोबारा से एरेना में खेलने के लिए तैयार किया जाता था। तो ये मेडिवल एक ड्यूरेशन का हो गया। जो रिसेंट एरा जिसको हम समझते हैं, जिसमें बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन आई फिजियोथेरेपी के अंदर, इसमें पहला एरा हमको सबसे पहले देखने मिला जब पैंडेमिक पोलियो वायरस का आया था। जब पोलियो अटैक मतलब विश्व में आया और बहुत सारे लोग उससे ग्रसित होने लगे, तो उसकी शुरुआत के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जो मेडिसिन और सर्जरीज के अलावा भी हेल्प कर पाए। तब इसका जन्म मॉडर्न मेडिसिन को कोरिलेट करके और अच्छे से इसका एक बहुत ही अतिशय विशाल रूप सामने आया। उसके बाद में विश्व युद्ध के समय, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, इन दोनों के समय बहुत सारे सोल्जर्स जो हताहत हो गए या जिनके एम्पुटेशन तक, मतलब जैसे पैर का कट जाना या चोटिल हो जाना या मतलब ऑन बेड आ जाना इंजरीज के कारण से, उनको दोबारा से पुनर्वास करके, मतलब एक फिजियोथेरेपी में एक टर्म और है हमें जी, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं हम लोग, पुनर्वास। जी, पुनर्वास के माध्यम से दोबारा से हमने जो उन सोल्जर्स को वापस उनके बैक टू लाइफ लेकर आए, तो उस टाइम पर ही मॉडर्न एरा के साथ में फिजियोथेरेपी का उद्गम माना जाता है। और आज के रिसेंट टाइम में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ के साथ और बहुत सारी नई नई तकनीकों के साथ में फिजियोथेरेपी एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ नया प्रोफेशन है। और आज उसका जो दिन प्रतिदिन जो प्रचलन हो रहा है वो, जैसे बहुत सारे लोग दवाइयाँ नहीं खाना चाहते बहुत लंबे समय तक, तो फिजियोथेरेपी वो माध्यम है जो आपको बिना दवाई के और आपके बॉडी को दोबारा से सुचारू रूप से चलने में मददगार होता है। तुषार जी, हम आपसे एक चीज और ये जानना चाहेंगे कि आपने फिजियोथेरेपी में कौन सी ब्रांच से आपने फिजियोथेरेपी की है और किसमें स्पेशलाइजेशन आपका है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, मेरा स्पेशलाइजेशन है न्यूरोलॉजी में। मैंने अपना मास्टर्स न्यूरोलॉजी में किया हुआ है और उसके पहले मैं अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए
राष्ट्रीय पुनर्वास केंद्र है जो कि कटक उड़ीसा में स्थापित है। वहाँ पर 1978 में लेप्रोसी का आउटबर्स्ट हुआ था, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो इंस्टीट्यूशन वहाँ सेटअप किया, जिसका इंग्लिश वर्जन में एक शॉर्ट फॉर्म निरतार बोलते हैं हम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। वहाँ से मैंने अपने 6 मंथ का इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीट किया। तो वहाँ मुझे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स जो कि चलने में असमर्थ थे, या पैरालिसिस या पार्किंसन के बाद में उनका बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता था, उनके मैं संपर्क में आता था ऑलमोस्ट रोजाना। और उन 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में जितने भी पेशेंट्स को जितना भी मैं अपनी तरफ से ठीक कर सका, तो उनका मुझसे बहुत बड़ा भावनात्मक जुड़ाव रहा, और धीरे धीरे मैं फिर न्यूरोलॉजी की तरफ अपने आप को झुकता हुआ पाया। तो इसलिए मैंने ये न्यूरोलॉजी का ब्रांच ऑप्ट किया। क्योंकि अधिकतर देखने में आता है कि यंग पीढ़ी जो होती है वो फिजियोथेरेपी में कम जाती है, बाकी एमडी, सर्जरी, इन सब चीज़ों में जाती है। तो आपका इसके प्रति रुझान होने का और कोई खास कारण? देखिए, वैसे चूंकि मैं डॉक्टर बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरे यहाँ पे 3-4 जनरेशन से आयुर्वेद का काम हो रहा है, तो मैं भी अपना पीएमटी की प्रिपरेशन कर रहा था। और उस दौरान जब क्या हुआ कि हम बहुत सारे कॉलेजेस के हमारे ब्रोशर्स आते हैं, तो उसमें से एक ब्रोशर मेरे पास में भोपाल के एक फिजियोथेरेपी कॉलेज का आया था। तो उसके पहले मुझे सिर्फ मैंने नाम सुना था, क्योंकि स्पोर्ट्स से थोड़ा जुड़ाव होने के कारण मुझे ये पता था कि फिजियोथेरेपिस्ट एक ब्रांच होती है। पर जब मैं डिटेल में उनका ब्रोशर पूरा पढ़ता गया, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अपकमिंग ब्रांच है। और चूंकि मेडिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड होने के कारण फिर जब मैंने थोड़ा सा डिस्कशन करके बाहर से भी कुछ लोगों से पता किया, तो उन्होंने बताया कि बाहर आउट ऑफ इंडिया तो बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है, और इंडिया में भी विद इन कमिंग टाइम में ये काफ़ी बूम पर आएगा। तो इसलिए फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा, और मैंने फिर फिजियोथेरेपी का कोर्स स्टार्ट किया करना। हम ये भी जानना चाहेंगे तुषार जी, आप पर डे कितने पेशेंटों को हैंडल करते हैं, और किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें। जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली में अभी 2019 तक तो हमारा एक ही क्लिनिक था जो लक्कड़खाना स्थित है। अभी 2020 फरवरी से मैंने अपना दूसरा ब्रांच स्टार्ट किया है, ये जो चेतकपुरी पेट्रोल पंप के पास में। तो इन दोनों क्लिनिक पर मिला के अभी हम लोग 30 to 35 पेशेंट्स रोज देख रहे हैं, और जिसमें हर तरह के केसेस, जैसे पोस्ट फ्रैक्चर केसेस रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, न्यूरोलॉजी संबंधित, जैसे मैंने आपको बताया फालिश, पार्किंसन के पेशेंट, इस तरह के सारे ही रोगों को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। और इसमें पेडियाट्रिक, जैसे चाइल्ड बच्चों की जो फिजियोथेरेपी की जाती है, चाइल्ड फिजियोथेरेपी, उसमें सीपी चाइल्ड्स के बच्चे आते हैं कुछ, तो उन्होंने भी हम एक्सरसाइज बताकर उनको गाइड करके और जितना भी निराकरण हो सकता है वो करते हैं। तुषार जी, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जैसे जानते हैं कि सिर जो है वो हमारी पूरी बॉडी का एक सबसे मेन पार्ट है, अगर उसको हम कंप्यूटर कहें तो शायद कम नहीं होगा। तो अगर हमारे सिर में न्यूरोलॉजी संबंधी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो लोग फिजियोथेरेपी के लिए आप सजेशन देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि न्यूरोलॉजी में फिजियोथेरेपी कितनी कारगर सिद्ध होती है, और कितना लोगों को इससे इफेक्ट अच्छा होने में मिलता है, इसके बारे में आप जरूर बताएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत से लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि विशेषकर न्यूरोलॉजी की समस्याएं, जब कोई रोगी ग्रसित है न्यूरोलॉजी की समस्या से, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमें किस तरफ मतलब आगे बढ़ना चाहिए, किस फील्ड के थ्रू हमें निराकरण मिलेगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा अमित जी कि जैसे स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर्स या इस तरह के कोई विकार, पार्किंसन के, या ऐसे बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं जो शुरुआती दौर पर तो हम मेडिकेशन के थ्रू उनका थोड़ा बहुत इलाज, रोकथाम कर सकते हैं। बट एक बार जैसे मान के चलिए कि अगर फालिश या किसी तरह का ब्रेन ट्यूमर किसी पर्टिकुलर पार्ट में है ब्रेन के, जिसका काम है आपके हाथ पांव के मूवमेंट्स को गवर्न करना, और वो लॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर फिजियोथेरेपी ही एक अकेला ऐसा माध्यम बचता है जिसका इस्तेमाल करके हम दोबारा, मैंने आपको बताया ना पुनर्वास जो उसमें होता है, तो पुनर्वास से लोग पहले सोचते थे कि कुछ अलग चीज के लिए, लेकिन इसमें न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, जिससे हम एक बेड रिडन पेशेंट को दोबारा उसके बैक टू वर्क या उसकी जो नॉर्मल रूटीन जो उसकी लाइफ थी उसमें वापस ले जाने तक के लिए सक्षमता फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में तो विशेषकर फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज एक सर्टेन टाइम के बाद में, आफ्टर सर्जरीज, इवन न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज के बाद या मेडिकेशन का जो ड्यूरेशन होता है, साथ साथ जैसे ऐसा बोला जाता है कि फालिश के पेशेंट में शुरुआत के 6 महीने या 180 दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
अगर उस टाइम पर उसको आईसीयू से फिजियोथेरेपी शुरू की जाती है जी। पैसिव मूवमेंट्स के फॉर्म में, जी। फिर धीरे धीरे हम करते हुए उसको असिस्टेड और रेसिस्टेड की तरफ ले चलते हैं, जिसके बाद में कोऑर्डिनेशन बैलेंस की एक्सरसाइज सिखाई जाती है और उस पर्टिकुलर पेशेंट को दोबारा से उनकी नॉर्मल लाइफ में लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। तो इतना बड़ा अहम रोल न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी का है। सर, जैसे कि आपने न्यूरोलॉजी के बारे में बताया, इसी तरह हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक स्लीप डिस्क की भी प्रॉब्लम लोगों को बहुत देखने को मिलती है आजकल, तो उसमें भी इसका कितना अहम रोल है फिजियोथेरेपी का, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जी देखिए, स्लिप डिस्क आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके आजकल के काम है वो कॉन्स्टेंट सिटिंग और डेस्क जॉब प्रोफेशनल्स जो भी रहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने वाले लोग या फिर अपने बैंक ऑफिशियल्स और इस तरह के जितने भी लोग जो कि डेस्क पे अपना दिन भर का कम से कम 8 से 10 घंटा निकाल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं। और स्लिप डिस्क एक ऐसी समस्या है जिसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। 20 साल की उम्र से 45 ईयर्स तक की एज में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज डिस्क जो है वो हमारा एक शॉक एब्जॉर्बर है, जैसा मान के चलें। हर स्पाइन के सेगमेंट के बीच में, ऐसे स्पाइन में जो पूरे के पूरे 23 डिस्क पाए जाते हैं जी। और उनका काम है शॉक को एब्जॉर्ब करना। जो भी जर्क्स हमारे बॉडी को लग रहे हैं उनको वो एब्जॉर्ब करता है। और मैंने जैसा आपको बताया कि दूसरे से चौथे दशक में वो जिलेटिनियस होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। और इस ड्यूरेशन में जब आप कॉन्स्टेंटली इतने देर तक बैठेंगे तो डिस्क अपनी जगह से सरकने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और ऐसा देखा गया है, जब 8 से 10 घंटे लोग कॉन्स्टेंटली सिटिंग करते हैं तो और उनके पास में ये मान के चलें कि समय नहीं है या कुछ लोग करना नहीं चाहते रेगुलर एक्सरसाइजेज, तो उनको स्लिप डिस्क का विकार हो जाता है। इसमें 4 तरह के इसके ग्रेड्स हैं, जिसमें हम एक डिस्क बल्ज, प्रोट्रूजन, हर्निएशन और सिक्वेस्ट्रेशन। तो हर्निएशन तक का जो केस है, जिसको हम 3rd ग्रेड तक का बोलेंगे, उसे हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स, मोबिलाइजेशन करके उनको हम दोबारा से स्लिप डिस्क को करेक्ट करके अपने वर्क में वापस कर सकते हैं। सिक्वेस्ट्रेशन में अगर कैनाल आपका बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गया है तो फिर कभी कभी सर्जिकल इंटरवेंशंस या वेरी मच लॉन्ग बेड रेस्ट देना पड़ता है पेशेंट को, तब जाके वो रिकवर हो पाते हैं। तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से 3rd ग्रेड तक का स्लिप डिस्क हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्पाइन डिसीज जो होती है, स्पाइनल डिसीज, ये भी क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, और थेरेपी में इसका क्या अहम रोल है? जी, स्पॉन्डिलाइटिस बहुत हम सभी लोग फैमिलियर हो गए हैं आजकल उस टर्म से। एक्चुअली में डीजनरेशन जो है वो एक नियम है बॉडी का, वो रूल है और सबके साथ होना है। जो आपकी बॉडी 25 साल की उम्र में वो 45 में नहीं रहेगी, 65 में नहीं रहेगी। इस तरह से वो कॉन्स्टेंटली डीजनरेशन आता है। तो जो हड्डियों का घिसना है, घिसावट बोलते हैं, उसको हम स्पॉन्डिलाइसिस बोल देते हैं, जो हमारा मेडिकल टर्म है। अब चूंकि उसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स निकलने लगे और आपसी टर्म में वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पाइन के 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी कर्वेचर होते हैं, जो कि जब हम गर्भ में होते हैं तो बॉडी एक मान के चलें आपकी कॉन्वेक्स फॉर्म में रहती है, बच्चा एक जो है घूमे हुए फॉर्म में रहता है, तो उसका वो कर्व तो प्राइमरी कर्व कंसीडर किया जाता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा सा गर्दन संभालने लगता है तो सेकेंडरी कर्व, जिसको हम लॉर्डोटिक कर्व बोलते हैं, ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, वो डेवलप होना शुरू होता है। चलते समय लंबार का शुरू होता है। इस तरह से जो स्पाइन है वो 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी कर्वेचर में विभाजित हो जाती है। अब इनका ऑप्टिमम जो एटीट्यूड है, जैसे लॉर्डोटिक कर्वेचर है अपना, वो चंद्राकार होना चाहिए, मतलब आगे की तरफ को इस तरह से निकला हुआ सी शेप है ना जी। अगर किसी कारणों से, जो मैंने आपको भी बताया कि डेस्क जॉब प्रोफेशनल्स हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट सिटिंग झुक कर बैठ रहे हैं या स्लाउच होकर बैठ रहे हैं, तो उन लोगों को आपसी हड्डियां रगड़कर डीजनरेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण से ये स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और आसपास की मांसपेशियों की सूजन इसको और ज़्यादा बुरा बना देती है। समय रहते अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को कम कर देगा और बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन और डिस्कम्फर्ट आपको प्रदान कर देगा। तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से अमित जी, हम सबसे पहले आसपास की मांसपेशियों की सूजन, जिसमें हम अपने कुछ तरह के मॉडलिटीज, अल्ट्रासोनिक थेराप्यूटिक जो रहता है वो, और हॉट पैक्स देकर थोड़ा मसल्स को पहले लूजन अप करते हैं। फिर उसके बाद में एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज, जैसे कि कर्वेचर
जिस उल्टी दिशा में जा रहा है उसको हम प्रॉपर अलाइन करके उन एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं ताकि वो सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर जैसी हमें ऊपर वाले ने प्रदान की है वैसी हो जाएं। और एक बार जब ये मसल्स का सूजन और प्रॉपर आपका कर्वेचर जो अलाइन हो जाएगा तो आपकी वो समस्या भी चली जाएगी। बशर्ते लेकिन लोगों का एक कहना है कि भाई स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं होता, तो मैंने जो अपनी पहली लाइन में बोला कि 25 साल की उम्र में जो आपकी स्पाइन होगी वो आपकी 45 साल की उम्र में नहीं बचेगी। तो इसको मेंटेन रखना आपके हाथ में है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज, आपका न्यूट्रिशन लेवल, ये सब आपको ऑप्टिमम रखना पड़ेगा, तभी आप डिजेनरेशन को थोड़ा बहुत अल्टर कर पाएंगे। तुषार जी, हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि हम थेरेपी के बारे में सुनते हैं कि एक मैनुअल थेरेपी, अधिकतर लोग बोलते हैं कि आप मैनुअल थेरेपी करा लो, इससे बहुत आराम मिलेगा। जी। तो ये मैनुअल थेरेपी का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन ये मैनुअल थेरेपी होती क्या है, ये आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। अभी जैसे हम स्पाइन के बारे में बात कर रहे थे, तो स्पाइन को डील करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग किसी फिजियोथेरेपिस्ट का कोई टूल है तो वो मैनुअल थेरेपी है। इसे हाथों द्वारा की जाने वाली चिकित्सा बोलते हैं और एक्चुअली में इसका उद्गम भी बहुत पुराना है। 18वीं सेंचुरी में ऑस्टियोपैथी नाम की एक पैथी डेवलप हुई, जिसको फर्दर फिर इमर्ज करते हुए हम फिजियोथेरेपी में मैनुअल थेरेपी के फॉर्म में उसको हमने कंबाइन कर लिया। इनमें कुछ ग्रेड वाइज मोबिलाइजेशंस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कर्वेचर आपका अल्टर्ड है और आप प्रॉपरली सुचारू रूप से नहीं काम कर पा रहे या आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है, तो मैनुअल थेरेपी की मदद से ही वो सारे के सारे कर्वेचर जो अल्टर्ड हो गए हैं उनको हम नॉर्मलाइज करते हैं, उन्हें हम अलाइन करते हैं। इंटर सेगमेंटल जो मोबिलिटी होना चाहिए स्पाइन के ईच सेगमेंट की, वो लॉस्ट हो जाती है मांसपेशियों की बहुत ज़्यादा सूजन की वजह से। वो तो मैनुअल थेरेपी के माध्यम से ही हम हील ऑफ हैंड का इस्तेमाल करके पुश करके उस पर्टिकुलर वर्टिब्रा को उसकी जगह पे लाते हैं। मतलब वो मिलीमीटर्स के उनमें जो डिस्टॉर्शन आते हैं उनको हमको रीअलाइन करना पड़ता है, तब जाके आपका स्पाइन प्रॉपरली काम करता है। फिर इसी तरह से इसमें पेरिफेरल मोबिलाइजेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर, जो कंधे का जाम होना, उसको खोलने के लिए भी मैनुअल थेरेपी का बहुत बड़ी उपयोगिता है। ग्रेड वाइज मोबिलाइजेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं और अब काफ़ी जैसे नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं उनका इस्तेमाल करके हाथों द्वारा जो की जाने वाली चिकित्सा, जिससे हम आपके शारीरिक विकारों को दूर करके आपको सुचारू रूप से दोबारा से ठीक करें और नॉर्मलाइज करें, उसको मैनुअल थेरेपी कहा जाता है। सर, जैसा कि हमने अभी आपके पूरे सेंटर का सर्वे किया, उसमें हमने देखा बहुत दूर दूर से यहाँ पे आपके यहाँ पेशेंट आते हैं और काफ़ी लंबे समय से उनका इलाज भी चल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके सेंटर में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और जो पुराने पेशेंट हैं उनको आप अपने सेंटर के माध्यम से किस तरह की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक एमपीटी मेरा न्यूरोलॉजी में है, तो न्यूरोलॉजिकल संबंधित रोगी जितने भी आते हैं उनका थोड़ा सा प्रोटोकॉल जो है वो महीना 1.5 महीना लगभग उनको लग जाता है रिकवर करने में। और बाहर से ही जो पेरीफेरीज के अपनी जगह हैं, मतलब इवन जैसे आपके दतिया, भिंड और डबरा, इस तरह के पेशेंट, और कभी कभी हमारे झांसी भी आउट ऑफ स्टेट से पेशेंट्स आके यहाँ ठहर के अपने रिलेटिव्स के यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं। और इनमें जो है जैसे आपने पूछा कि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी मशीन, जो भी एसेंशियल मशीन्स हैं, जैसे कि मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मसल स्टिमुलेटर हो, अल्ट्रासोनिक हो मसल्स को लूजन अप करने के लिए, नर्व्स का जो पेन है उसके लिए हमारे पास में टेंस मशीन है जिसका फुल फॉर्म ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है। ये सारा बेसिक सेटअप हमारे पास में है। और जो अपने न्यूरोलॉजिकल रिहैब के लिए जो टूल्स लगते हैं, जितने भी हमें वेट कफ्स इस्तेमाल करना है या हम कुछ पेशेंट जिनका कोऑर्डिनेशन बैलेंस वगैरह करना होता है, उनके लिए भी हमारे पास में कोन्स हैं। तो हम उनको उस तरह की सारी चीज़ें प्रदान करके उनको जो है जल्दी से जल्दी ठीक करके भेजने के लिए सारी उपयोगी चीज़ें हमारे पास हैं। तुषार जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोविड से शायद हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया है इस वक्त कोविड की मार झेल रही है। और कोविड के बारे में सुनने में आता है कि जब कोविड से पेशेंट ठीक होता है तो उसके फेफड़े और हृदय में सबसे अधिक अटैक जो होता है वो फेफड़े और हृदय में होता है। तो हार्ट में और जो फेफड़े में इसका इफेक्ट होता है, तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम अपने हार्ट को और फेफड़ों को किस तरह मजबूत बना सकते हैं, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अभी एक्चुअली में अमेरिका और इटली ने जो त्रासदी झेली है, जैसा कि मतलब बाय ईश्वर की कृपा से हिंदुस्तान में वो फेज देखने नहीं मिला और ना मिले आगे, पर इटली और अमेरिका में जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई और या बहुत सारे जो फेफड़े संबंधी या हृदय संबंधी जो रोग वहाँ डेवलप हुए, उसके लिए कार्डियक रिहेबिलिटेशन एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एक अलग से ब्रांच रहती है। इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन है, वो मैं थोड़े से आपको एलॉबरेट कर देता हूँ। जैसे मेरा न्यूरोलॉजी में है,
ऐसा ही कार्डियो रेस्पिरेटरी में रहता है, ऑर्थोपेडिक, मस्कुलोस्केलेटल, स्पोर्ट्स में, गायनेक्स एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, और एक होती है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, CBR बोलते हैं उसको। तो इतनी सारी ब्रांचेस में इसके स्पेशलाइजेशन है। वहाँ पर जितने भी लोग जो MPT कार्डियो रेस्पिरेटरी से हैं उनके पोस्टिंग्स ICU में रहते हैं, और वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिन पेशेंट्स को मान के चलने की जो वेंटिलेटर से थोड़े से वेव हो रहे हैं, ऑक्सीजन पे आ गए हैं, वो वहीं से उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन शुरू कर देते हैं, और उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की टेक्निक्स और उनको पोस्चरल ड्रेनेज, एक इसमें पर्टिकुलर पोजीशन में फेफड़ों से जो सीक्रेशन जमा हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं, उनमें रखना, और ब्रीदिंग टेक्निक्स को सिखा के हमारे लंग की कैपेसिटी एक्सपांशन जो खत्म हो गई है या कम हो गई है कोविड के मार से, उसे दोबारा से जनरेट करना, ये सब कार्डियो रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन में आता है। तो इसके जो उपयोग जो बहुत जल्दी से जल्दी ICU में अगर आप स्टार्ट कर दें तो कोविड, पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी गत कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा आर्टिकल पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन को सपोर्ट करते हुए आया था कि फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले करके ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिनको कभी कभी लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है कि लंग एक्सपांशन कैपेसिटी खत्म हो गई थी, तो ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज टेक्निक्स और कार्डियक रिहेबिलिटेशन की सारी जो प्रोसीजर्स हैं वो करके दोबारा से उनको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर लिया। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज की डेट में कार्डियो रेस्पिरेटरी। तुषार जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि हर युवा पीढ़ी आजकल खेल कूद के प्रति भी उनका आकर्षण काफी बढ़ गया है, और खेल कूद में भी लोग अपने कैरियर को बनाने लगे हैं। तो हम ये देखते हैं कि कई बार खेल कूद में खिलाड़ी जो होते हैं उनकी कुछ इंजरी हो जाती है या उनकी सर्जरी हो जाती है, ज़्यादा चोट लग जाती है तो, और किसी तरह उनकी नर्व जो है वो डाउन हो जाती है, या किसी तरह की कई तरह की परेशानियां उनको बॉडी में आ जाती हैं खेल खेलते वक्त। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो खिलाड़ी दोबारा मैदान में क्या फिजियोथेरेपी के माध्यम से आ सकता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। और आजकल चूंकि हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश को भी बहुत ज़्यादा खेल का प्रमोशन मिल रहा है, चाहे IPL के फॉर्म में हो या अलग अलग तरीके के बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, और इन सब टीम का मैं आपको बताऊं अमित जी, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट हायर होता है ना। ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ों को कोई पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति डील करेगा, हर सेगमेंटल, मतलब मान के चलें कि किसी को कोई दूसरी समस्या है तो वो दूसरे स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट करते हैं। खेल के दौरान लगने वाली चोटों को फिजियोथेरेपी के माध्यम से, एवं जो जैसे आपने सर्जरी का नाम लिया, तो मैं आपको एक बहुत जो कॉमन इंजरी है, ACL लिगामेंट जो है नी का, वो टूट जाता है खिलाड़ियों में, मतलब आमतौर पर फुटबॉल के खिलाड़ी हो, क्रिकेट के, बास्केटबॉल के, या कोई भी स्पोर्ट्स के जिसमें थोड़ा भी डायनामिक प्लेइंग होती है, उसमें ACL लिगामेंट बहुत जल्दी रप्चर हो जाता है, जिसका रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद में मिनिमम 3 मंथ्स जो है पेशेंट को चलने में प्रॉपरली, या अपना जो उसका पुराना गेट था जिसमें जो हम चलने का तरीका होता है उसको अचीव करने में लग जाते हैं। और फिजियोथेरेपी के बहुत सारे प्रोटोकॉल जो कि वीक वाइज हम लोगों के सेट होते हैं कि फर्स्ट वीक में ये, सेकंड वीक में ये, थर्ड में इस तरह से, देन ऐसे करते करते 6th, 8th वीक और 10th और 12th वीक उस तक हम ले जाते हुए उन जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें हम दोबारा से फिर रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें बहुत सारे प्लायोमेट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, एजिलिटी एक्सरसाइजेज, जिगजैग रनिंग, ये सब करा के हम उस पर्टिकुलर खेल में जिसमें वो खिलाड़ी हिस्सा था उसके लिए तैयार करते हैं, और 6 to 8 मंथ्स के बीच में हम उसको दोबारा से उस मैदान पे जिसके लिए वो बना हुआ है उस पर लौटाने के लिए वे सक्षम रहते हैं। और फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो भी आपने पूछा कि जैसे नर्व डैमेज या मस्कुलर प्रॉब्लम आ गई हैं, तो बस एक बात मैं इसमें बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में जैसे मैंने आपको भी स्लिप डिस्क वाले में ही बताया था कि कुछ मतलब हर फील्ड का एक सर्कमफेरेंस है। तो नर्व इंजरी में भी अगर ये 2nd ग्रेड तक के हैं तो हम उसे फिजियोथेरेपी के माध्यम से पूरी तरह से डील कर सकते हैं। मसल के माध्यम में, मसल के भी इंजरी में ये है कि अगर कंप्लीट कट के केसेस नहीं है जिसमें मसल का, नर्व का पूरा ही जो इंटैक्ट होना खत्म हो गया है, तो उसमें वो थोड़ा सर्जरी का हम उपयोग लेते हैं। अदरवाइज अगर 2nd ग्रेड तक थोड़ा सा भी उनका कनेक्शन बचा हुआ है तो हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसको पूरी तरह से रिकवर करके चल सकते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी में, विशेषकर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे खिलाड़ियों को बिना किसी सर्जरी में जाए या बिना कोई अननेसेसरी पेन किलर के इंजेक्शन लिए या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लिए ही हम उसको नेचुरल मैकेनिज्म उनका हील करा के और उनको लौटाल के दोबारा से खेल में भेज सकते हैं। अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे
तुषार जी? जी, बस मेरी तरफ से सभी दर्शकों से ये अनुरोध रहेगा कि आप कम से कम स्वयं को 45 मिनट से 1 घंटा खुद के शरीर के लिए दें, जिसमें से आप 10 से 15 मिनट की रोज सुबह की धूप लीजिए, जिससे आपका विटामिन डी अपलिफ्ट रहे। अच्छे से अच्छा भोजन करें, न्यूट्रिशन वाइज अपने आप को तंदुरुस्त रखें, और एक्सरसाइज का कोई भी माध्यम, जैसे हमारा बहुत पुराना सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकें तो बहुत ही अच्छा, नहीं कर सकते तो आप इवन वॉक कर सकें, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो वॉक करके भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जो युवा जिम जाना चाहते हैं वो जिम जा सकते हैं, जिनको खेलों में रुचि है वो खेल खेल सकते हैं। किसी न किसी माध्यम से आप अपने आप को 1 घंटा दीजिए, अपने शारीरिक सदृढ़ता बनाए रहें, जिससे कि आपको किसी भी तरह का विकार कोई उत्पन्न ना हो, आपकी मांसपेशियां मजबूत रहें, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, और आप अच्छे तरीके से अपने जीवन शैली को जीने में सक्षम रहें। बस यही मेरा एक आपसे संदेश था। तो दर्शकों, ये थे तुषार गोड़के जी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट थे। इन्होंने आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताया कि फिजियोथेरेपी हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा करती है। अगर हम अपने आप को फिट एंड फाइट रखना है तो हमें व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि आज इनके द्वारा दी गई सलाह से हमारे दर्शकों को काफी समझ में भी आया होगा और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तुषार जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे दूरदर्शन स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।